बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका सेशन ये साइंस के ले रही हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको कोई चीज फिर से समझनी है, सुननी है, आप इसको रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हैं। सेशन को आप एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं और अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, आज हम जंतु ऊतक के पहले प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने समझ लिया था जंतु ऊतक किस हमने कैसे उनको एक बेस बनाया था कि हमारे जो शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं से बना हुआ है और हम जानते हैं कि जब कई कोशिकाएं एक साथ कार्य करती हैं तो वो ऊतक का निर्माण करती है। तो आज हम लोग जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो जंतु ऊतक में हम एपिथेलियल ऊतक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इस समय जो है आज का जो मेरा सेशन होगा मेनली मेरा जो एक ये एक बात चीज मैं बोलना चाहूंगी कि आज जो सेशन है वो हमारा नोट्स की हेल्प से होगा, क्योंकि आपके बुक में मैं आपको दिखाती हूँ बहुत एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है। देखिए, एपिथेलियम ऊतक के बारे में बताया है और ये इनका मेन जो है इन्होंने पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है और इसमें हम ये जो आपके एपिथेलियल ऊतक है ये भी विभिन्न प्रकार के हैं। तो इनको हर सर्व टॉपिक में करके मैंने इसके एक स्लाइड्स बनाई है, उसकी हेल्प से मैं आपको पूरा ये एपिथेलियमी ऊतक समझाऊंगी। तो आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि हम यहाँ तक जितना आपका है आज पार्ट वो मैं आज के सेशन में ले रही हूँ। तो टाइम है नोट्स खोलने का। बच्चों, एपिथेलियम में ऊतक के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियमी ऊतक कहलाते हैं। तो ये लाइन मैंने आपके लिए स्पेसिफिक इसलिए पढ़ी है कि देखिए, जब भी एपिथेलियम का आपके सामने वर्ड आए तो आप ये समझ लीजिए ये आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट की हो या एनिमल। और जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका सबसे बड़ा कार्य यही होता है, वो रक्षा प्रदान करता है। हमने इससे पहले आपने देखा होगा जब हम प्लांट ऊतक के बिल्कुल लास्ट में थे तो हमने बाग की बात करी थी कि वो एक छाल बना लेते हैं और एपिथेलियम ऊतक उससे अलग हो जाते हैं। वो हमने पूरा एक प्रोसेस समझा था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एपिथेलियम में ऊतक जो होते हैं ये हमेशा एक रक्षा, एक सुरक्षा देते हैं जीव को या अगर कोई पादप है उसको। और ये जो एपिथेलियम ऊतक है तो ये आप देखेंगे तो हमारे ये जैसे त्वचा है, मुंह है, आहार नाली है, वह रक्त वाहिनी नली का अस्तर है, फेफड़ों की कुपिका है, वृक्क की नली आदि। तो जितने भी हमारे ये ऑर्गन्स हैं तो इनका अगर हम इनके टिश्यूज को अगर हम समझे तो उसमें जो है हमारे जो आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी वो हमें एपिथेलियम ऊतक की मिलेगी। तो इसमें कोई ऐसा आप बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें कॉमन है तो कॉमन ही अगर हम लेकर उनके पॉइंट्स याद करें इजी रहेगा। अब हम लोग एपिथेलियम ऊतक के बारे में आगे और चलते हैं और ये समझते हैं एपिथेलियम ऊतक के कार्य क्या है। तो ये क्या होता है, ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। दूसरा जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। अब देखिए, एक तो वो कवर कर रहे हैं, तो जो हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा कैसे होगी, जब उसको ढक दिया जाएगा अंदर के ऑर्गन्स को कि बाहर से। और वो ढकने का रीजन क्या है कि हमारे जैसे देख रहे हैं ना बॉडी में हमारे सारे ऑर्गन्स इसी इतने ही तो पार्ट में हैं, तो वो एक दूसरे और हर किसी का अपना एक फंक्शन है, हर किसी को एक अपना पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए कि इससे वो उनको वो चीज मिलेगी तभी उनका वो फंक्शन होगा। जैसे हार्ट को ब्लड चाहिए, लंग्स को आपके गैसेस का एक्सचेंज का कार्य करना है, किडनी को आपका पूरा वेस्ट मटेरियल चाहिए।
तो हर अंग को अपना एक कार्य करना है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को वो एक दूसरे से अलग रखने और उनके क्या है, एक प्रोटेक्शन देते हैं कि दूसरा कहीं कुछ अपना वो मिक्स नहीं करे, तो कहीं वो, तो उनको एक सेपरेट रखने के लिए ये एक एपिथेलियम ऊतक का कार्य होता है। और ये जो होता है, ये कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, अनवरत होती है, हमें इसमें कुछ एक गैप्स देखने को नहीं मिलते। अगर हम जैसे देखा था हमने पत्ती में, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, थोड़े छिद्र होते हैं, लेकिन ये जो होता है एपिथेलियम ऊतक जो हम जंतु का देख रहे हैं, ये एक पूरा कॉन्टिन्यूस एक लेयर होती है। और दूसरा जो है, ये बाहरी वातावरण और शरीर के अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो एपिथेलियम ऊतक है ना, ये हर जगह हम कह रहे हैं प्रेजेंट है। तो हमारे जो बाहर स्किन में अगर हम देखें जो होगी लेयर, तो ये बाहरी वातावरण से शरीर और शरीर के अंगों के बीच पदार्थों के जो आदान प्रदान हो रहा है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि बाहर हमारा जो बिल्कुल एक्सपोज है हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में, उस तो बाहर के एटमॉस्फेयर से भी हमें सुरक्षित रखते हैं। तभी तो क्या होता है कि हम इतना घूमते हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग्स में है, तो क्या वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में चले जाते हैं? बिल्कुल नहीं। एपिथेलियम ऊतक एक हमें एक सुरक्षा कवच देते हैं। अब हम एपिथेलियम ऊतक की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं क्या होता है, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, बहुत पास पास में होती हैं। और ये जो इन एक सेल से दूसरे सेल, एक कोशिका और दूसरे कोशिका के बीच में कम स्थान होता है, बहुत ज्यादा नहीं, वो बहुत ही कम स्थान होता है। शरीर में प्रवेश करने वाला पदार्थ या शरीर से निकलने वाला पदार्थ एपिथेलियम की किसी परत से होकर अवश्य गुजरेगा। तो आप कहेंगे कि शरीर से पदार्थ कोई निकल रहा है, तो हमारा क्या है कि हमारा पसीना निकलता है, और पसीने में कितने सॉल्ट्स निकलते हैं। कभी पसीना आपके मुंह में गया है, नमकीन लगता है, तो वो हमारे सॉल्ट्स निकलते हैं। तो हमारा जो एक एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस चल रहा है शरीर से, तो वो एक जो है वो एपिथेलियल लेयर से जाएगा। और अगर हमारा जैसे हम कुछ भी अगर अपने हाथ में लगा रहे हैं, अब देखिए ना, आपकी चोट लग जाती है, आप मेडिसिन लगाते हैं, तो वो मेडिसिन क्या होगा, वो एपिथेलियल लेयर से जरूर होकर निकलेगी। फिर सभी एपिथेलियमों को बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे वाले ऊतकों से अलग करती है। तो ये जो एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली जो होती है, वो बाकी जो ऊतक है उनसे वो अलग रखती है। तो जैसा हमने देखा था, अभी मैं आपको थोड़े स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी एपिथेलियम के, हम और भी देखेंगे उनको, और सब पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। तो ये इस प्रकार एक ऊतक को दूसरे ऊतक से बचाकर रखती है। अब हम लोग देखते हैं एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। तो यहाँ थोड़ा एक फिर से एक हमें ब्रांच देखने को मिल रही है। तो एपिथेलियम ऊतक हमें 4 प्रकार के मिलते हैं: सरल शल की, स्तरित शल की, स्तंभाकार एपिथेलियम और घनाकार एपिथेलियम। अब एपिथेलियम थोड़ा सा, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है, इतना कार्य कर रही है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो जो सरल शल की एपिथेलियम है, देखिए ये ऐसी दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि आपके कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं। तो ये जरा देखकर बनाना कठिन होगा, तो आप ये देखकर आप आसानी से अपने पेंसिल से कॉपी में बना सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये जो होती है, ये बड़ी पतली और एक कोशिकीय स्तर होता है, सिर्फ 1 सेल लेयर, ठीक है। और ये जनरली अगर देखें तो ये रक्त वाहिकाएं व फेफड़ों की कुपिकाओं को बनाती है। तो ये जो है, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा कि रक्त वाहिकाएं और फेफड़ों की कुपिकाएं। तो ये मेन आप ये देख ले, क्योंकि सिंगल लेयर है ना, तो जहाँ एब्जॉर्प्शन का ज्यादा कार्य चल रहा है वहां ये पाई जाएंगी। और इसमें क्या होता है, पारगम्य झिल्ली, जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके द्वारा पदार्थों का संवहन होता है। तो इट मीन्स वो एक जब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस हो रहा है, तभी हमारा वो एक कहें एब्जॉर्प्शन का क्रिया चलेगी।
या उसका एक्सक्रीशन की क्रिया चलेगी कि उस लेयर से अगर बाहर निकलना है, उस लेयर के अंदर जाना है। तो वो ये इसलिए एक सेमी परमेबल झिल्ली द्वारा ही इसमें पदार्थों का संवहन होता है। अब हम स्तरित शल की एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, तो त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं कटने तथा फटने के बचाव से, तो वो क्या होता है, वो कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको स्तरित शल की एपिथेलियम कहते हैं। उनका स्तर बना हुआ होता है। और वो स्तर क्यों बना हुआ होता है कि क्योंकि आप देखें ना, ये हमारे क्या, अगर हम कहें ये स्किन है या किसी ऑर्गन की आउटरमोस्ट लेयर है, तो वो एक अंदर प्रोटेक्शन कैसे देगी। तो पहली जो लेयर है वो तो उसने कर लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कार्य कर रही है और लिमिटेड चीजों को अंदर वो एब्जॉर्ब कर रही है या निकाल रही है। लेकिन उसके नीचे वो फिर एक स्तरित शल की आ जाता है कि अगर कहीं कुछ चोट लग रही है, कुछ घाव हो रहा है, तो हमारे जो इंटरनल उसके अंदर का जो पार्ट है वो डैमेज नहीं हो, जहाँ पे नर्व्स हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो डैमेज नहीं हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेकंड लेयर एपिथेलियम की आती है, वो आती है स्तरित शल की एपिथेलियम। तीसरी जो लेयर है वो है स्तंभाकार एपिथेलियम, जहां अवशोषण और स्राव होता है, जैसे आंत का भीतरी स्तर, वहां स्तंभाकार एपिथेलियम पाई जाती है। ये जहां पर हमारा ये अब देख इसको मैं थोड़ा बताऊंगी, आंत का भीतरी स्तर। तो और हम अवशोषण की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो खाने का, हमने क्या करा, खाना खाया, मुंह में रखा, उसको चबाया, छोटे पीसेस में चेंज करा, फिर ईसोफेगस से हमारे स्टमक में गया, वहां पे पाचन क्रिया हुई। अभी बस पाचन क्रिया हो रही है, लेकिन शरीर में अवशोषण कहाँ स्टार्ट हो रहा है, जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी हम जाते हैं कि वो 3 पार्ट में होती है। तो वो हमारा जो उसका मिडिल पार्ट है, वहां पे अवशोषण क्रिया होने लग जाती है। वहां पर आपको जो वो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होगा, वहां जो हमें ये स्तंभ का एपिथेलियम पाई जाती है। इसका कार्य है, ये एपिथेलियम में अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है कि अगर कहीं कुछ अवरोध आ रहा है, कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। श्वास नली में स्तंभ का एपिथेलियम ऊतक में जो आपके पक्षवाब होते हैं, जो मीन्स सीलिया जो होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ऐसे इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। तो ये हमारी श्वास नली में होती है। और ये जो सीलिया मूवमेंट्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो हार्मफुल चीजें हैं, उनको वो हटा देते हैं और हमें एक काफी कुछ अगर कहें एक फिल्टर का ये कार्य करती है। इसके बाद हम देखते हैं घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम वृक्क की नलिकाओं की सतह व लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करती है तथा यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। तो यहाँ पे ये जो है, और इसको थोड़ा और देख लेते हैं, ये ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो एपिथेलियम है, ये वृक्क की नलिकाओं में हमें पाई जाती है, और ये हमें लार ग्रंथि में भी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक यांत्रिक मीन्स एक हमें एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो उनका जो ये जो वृक्क का कार्य हो रहा है या जो लाल ग्रंथि का कार्य होता है, ये थोड़ा स्राव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे उनको एक क्या है, मैकेनिकल एक सपोर्ट चाहिए होता है। और ये जो है, ये देख रहे हैं ना, ये जो एक ये सेलो स्ट्रक्चर कर की फॉर्म में आके, और जो दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि जैसे हम जब ये लाल ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है, ये एक अपने पर्टिकुलर सेल्स भी इसमें एक फंक्शन करते हैं, और ये एपिथेलियम ऊतक की सतह पर जो हमारे पदार्थों का स्राव है, तो हम अगर लाल ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो लाल ग्रंथि से हमारा लार का स्राव हो रहा है। तो वो तो उसको एक सतह प्रदान करती है, और इस टाइप से क्या होता है, एक मैकेनिकल एक मस्कुलर एक सपोर्ट मिलता है।
तो हमें क्या होता है, कहीं हमें सॉफ्ट एक हमारा अंग चाहिए जो एब्जॉर्ब कर सके, कहीं कोई ऐसी क्रिया हो रही है उसको एक सपोर्ट के लिए हमारी कोशिकाएं वैसे कार्य करती हैं। तो हर पार्ट क्योंकि अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, तो उस और हर में हमें एक क्या हो रहा है, एपिथेलियल लेयर मिल रही है। लेकिन एज पर द हमारा जो ऑर्गन है, वहां पे जो एपिथेलियल लेयर है वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो उसका कहें एक रोल भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इस चक्कर में हम जो एपिथेलियल लेयर है इसको हमने 4 कैटेगरी में करा, और जितने हमने ये 4 नाम पढ़े हम देख रहे हैं कि हम विभिन्न अंगों को भी उसके बारे में इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा ग्रंथिल एपिथेलियम। कभी कभी क्या होता है, ये जो एपिथेलियम ऊतक होगा कुछ भाग जो होता है ना, वो अंदर की ओर मुड़ जाता है, और वो जब मुड़ जाता है तो वो एक ग्रंथि, एक ग्रंथि का रूप ले लेता है, कि जैसे कोई एक ट्यूब सा एक बना लेता है। तो इसलिए वो जो एपिथेलियल लेयर है जो अंदर आके थोड़ी सी टर्न हो गई है, उसको ही हम कहते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम। क्लियर हुआ? तो ग्रंथिल एपिथेलियम और कुछ नहीं है, बस एपिथेलियम जो थोड़ी नीचे जाके मुड़ गई है। और नीचे जाके मुड़ने का अर्थ है कि हम देख रहे हैं कि जो एपिथेलियम की लेयर होती है ना, बड़ी पतली सी होती है और स्ट्रेट होती है, लेकिन वही अगर अंदर टर्न हो जाए, वही ग्रंथिल एपिथेलियम बन जाती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एपिथेलियम ऊतक के बारे में बात कर ली है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैंने आपको ये सारा, आपका कहीं स्पेसिफिक ऐसे 4 नाम नहीं देके समझाया था, ये सारा एक लाइन में समझा रहे थे, इसलिए मैंने आपको सब टॉपिक्स में क्लियर करके बताया। वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका रोल क्या है, ये पूरा आपको इसमें दे दिया है। आप अगर बुक से मैच करना चाहें कर लीजिए, सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने स्लाइड्स की हेल्प से दिखाए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप इनको पढ़ें, समझें। कोई भी डिफिकल्टी है ऐप के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में जंतु ऊतक के और हम जो 3 प्रकार बच रहे हैं, 3 प्रकार के, उनको डिस्कस करेंगे। तो बाय।